केशव पंडित और सलीम भाई के घर में तनाव का माहौल था। आरफा का कॉलेज जाना, घर से बाहर निकलना बंद हो चुका था और उधर शिवम को भी उससे बात न करने और आरफा से ना मिलने की सख्त हिदायत दी जा चुकी थी। सलीम अपनी दुकान पर बैठा था और केशव पंडित अपनी दुकान पर। दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे को घूर रहे थे। सलीम ने केशव पंडित को घूरते हुए अपना गंडा सा मांस के लोथड़े पर दे मारा। केशव पंडित कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी रसगुल्ला हाथ में उठाया और सलीम को घूरते हुए उसे निचोड़ दिया। दोनों का मूक युद्ध फिर शुरू हो चुका था। सलीम भाई का साला, जो कि उनके पीछे बैठा था, दुकान में चिकन साफ कर रहा था। उसने कहा, आप कहे तो इस लोंडे को ठिकाने लगवा दूं। नहीं फारूक मियां, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी दुश्मनी केशव पंडित से है, उसके घर वालों से नहीं। सलीम ने कहा, तो हाथ पैर तुड़वा देता हूं। हमारे घर की लड़की से प्यार करने की उसने हिम्मत कैसे की? फारूक ने गुस्से से कहा, सही वक्त आने दो मियां, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। पंडित के लौंडे की आंखों के सामने ही अपनी आरफा का निकाह करूंगा। तुम अपनी बिरादरी में उसके लिए कोई लड़का देखो। सलीम ने हाथ धोकर कहा। सामने अपनी दुकान पर बैठे केशव पंडित ने सरस से कहा, हिम्मत तो देखो उस लड़की की, हमारे बेटे से प्यार करती है। अपने बाप की दुश्मनी भूल गई वो लड़की। अरे कहाँ हम पंडित और कहाँ वो मांस मछली खाने वाले। उस घर की लड़की को हमारे घर में कभी नहीं लाएंगे हम। इस बार तो शिवम ने हद ही कर दी। उन्नाव में लड़कियों की कमी थी का? छोड़िए भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं इंतजाम, सरस ने कहा। 4 दिन गुजर गए, लेकिन न शिवम आरफा से मिल पा रहा था, न ही उससे बात कर पा रहा था। सलीम भाई ने उसका फोन छीन लिया था और छत पर जाना भी बंद करवा दिया। हर वक्त आरफा घर वालों की नजर में रहती थी। आरफा की वजह से शबनम का भी कॉलेज जाना बंद हो चुका था और इसलिए वह आरफा से नाराज थी। एक रात आरफा शबनम के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी। शबनम कब का सो चुकी थी, लेकिन आरफा को नींद नहीं आ रही थी। उसे शिवम की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बाद उसने करवट बदल ली और उसके बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद दीवार से चढ़कर ऊपर आते हुए एक साए को उसने देखा। जैसे ही वह साया खिड़की के पास आया, आरफा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई और नहीं बल्कि शिवम ही था। आरफा उठकर खिड़की के पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। हम किसी से नहीं डरते। 4 दिन से तुम्हें देखा तक नहीं है। जानती हो कितना परेशान हो गए थे। उस पर पिताजी हमसे नाराज हैं। इन दोनों की दुश्मनी में हमारे प्यार की बैंड बजी पड़ी है। शिवम ने कहा, प्यार करते हो ना हमसे? आरफा ने बेचैनी से पूछा। बिल्कुल करते हैं। तुमको भरोसा नहीं है क्या? है। चलो भाग चलते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, इन सब से, इनकी दुश्मनी से, इस मोहल्ले से। आरफा ने शिवम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। काहे भाग जाएंगे? प्यार किए हैं, कोई पाप नहीं किए हैं। भागना कायरों का काम है और हम कायर नहीं हैं। शिवम ने कहा। तो फिर क्या करेंगे? अब्बू हमारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो हमारा निकाह करके हमें यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं भाग चलते हैं। आरफा ने उदास होकर कहा, अरे तुम चिंता मत करो, इनकी दुश्मनी की वजह से हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। हम करते हैं कुछ, ऐसे अपने प्यार को किसी और का होने नहीं देंगे। शिवम ने आरफा के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे आप पर भरोसा है। आरफा को शिवम की आंखों में अपने लिए प्यार और परवाह नजर आ रही थी। शिवम जैसे ही वापस जाने लगा तो आरफा ने उसे रोककर कहा, शिवम, आई लव यू। शिवम उसके पास आया और आरफा के होठों को अपने होठों से छूकर कहा, इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखो, हम सब सही कर देंगे। शिवम चला गया और आरफा भी खुशी खुशी आकर शबनम की बगल में लेट गई। सुबह फारूक किसी लड़के के परिवार वालों के साथ घर में आया। लड़के ने आरफा को देखते ही पसंद कर लिया। आरफा ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए खड़ी रही। उसका उदास चेहरा सलीम को अच्छा नहीं लग रहा था। लड़के वाले चाय नाश्ते के बाद वहां से चले गए और आरफा भी अपने कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद सलीम आया और कहा, आरफा, मुझे पता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस पंडित के लड़के से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम तो जानती ही हो उसकी और मेरी दुश्मनी के बारे में। तुम क्या चाहती हो, मैं उससे हार जाऊं, उसके सामने घुटने टेक दूं? उससे बदला लेने के लिए ही तो मैंने उस लड़के से प्यार का नाटक किया था। आरफा ने पलटकर कहा, क्या मतलब? तुम उस लड़के को पसंद नहीं करती? सलीम ने हैरानी से कहा, पसंद और उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। वो तो बचपन से मैं उस केशव पंडित को आपका मजाक उड़ाते देखते आई हूँ। उसने हमेशा आपको परेशान किया है, आपको दुख पहुंचाया है, और इन सब का बदला लेने के लिए ही मैंने उस लड़के को अपने प्यार में फंसाया। उससे शादी का नाटक करके उनके घर में जाकर मैं उन सबका जीना हराम कर दूंगी, और देखना एक दिन वह केशव पंडित आकर आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगेगा। आरफा ने कहा तो सलीम के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने आरफा को सीने से लगाकर कहा, ये हुई ना बात, तुमने तो मेरा कलेजा ही ठंडा कर दिया। अब बताऊंगा उस केशव पंडित को कि सलीम भाई क्या चीज है। जो ना कर सके हथियार, वो करेगा प्यार। उधर सरस सुबह सुबह फोन कान से लगाए परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। शिवम ने देखा तो उनके पास आया और आकर कहा, क्या हुआ चचा, परेशान काहे हो? तुम तो बात ही मत करो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। क्या जरूरत थी उस सलीम भाई की लौंडिया से इश्क लड़ाने की? सरस ने शिवम से कहा, अरे चचा, काहे इतना गरमा रहे हो? हम कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं उस लड़की से, वो तो हम पिताजी के लिए किए थे। शिवम ने कहा, का किए पिताजी के लिए? बेटा देखो, अगर मजाक करने के मूड में होना तो हम बिल्कुल फ्री नहीं है। हमें बुलाने हैं लठैत कानपुर से सलीम भाई के लिए। इस बार दुश्मनी खत्म और सलीम भाई भी खत्म। सरस ने फिर से नंबर डायल किया तो शिवम ने फोन छीनकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है चचा, बिना खून खराबे के भी दुश्मन को हराया जा सकता है। मतलब? चचा ने कहा तो शिवम उन्हें कान में कुछ कहने लगा। हर चचा मुस्कुरा उठे। शिवम की बात से खुश होकर सरस नीचे आया और आंगन में बैठे केशव पंडित से कहा, भाई साहब, आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। अरे जियो सरस, अब बताता हूँ सलीम के बच्चे को कि केशव पंडित का चीज है। पंडित जी ने खुश होकर कहा। जैसे ही सरस उन्हें शिवम की कही बात बताता है, पंडित जी कहते हैं, अरे ई का बात कर रहे हो तुम? दिमाग सही है ना तुम्हारा? जिस घर का पानी पीने का धर्म नहीं, वो घर में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। हम दुश्मन के घर में मातम मनाने की तैयारी में हैं और तुम हो कि शहनाई बजवाना चाहते हो। अरे भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। वो लड़की एक को बार हमारे घर में आ गई, उसके बाद सलीम को घुटनों पर लाना आसान है। कहा है कि वो अपनी बिटिया को तकलीफ में तो देख नहीं पाएगा, और उसका सारा घमंड चूर चूर। उसके बाद जिद किसकी? आपकी। अरे वाह 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 सरस, का बात कही है। अगर मुंह में जुबान केसरी ना होता ना तो मिठाई की कसम मुंह चूम लेते तुम्हारा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखता हूं वो तड़ियल कैसे नहीं झुकता मेरे आगे। केशव पंडित ने खुशी से भरकर कहा। सरस की बात सुनकर केशव पंडित बहुत खुश था। अब परेशानी ये थी कि सलीम भाई और केशव पंडित में से रिश्ते की बात करे कौन। ऐसे मामलों में मोहल्ले में एक आदमी था जिनसे सब सलाह लिया करते थे। उनका नाम था सरताज खान। मोहल्ले के सारे मसले इन्हीं के यहाँ सुलझाए जाते थे। बस फिर क्या था, सरताज खान के हुक्म से केशव पंडित और सलीम भाई को बुलाया गया और मीटिंग रखी गई, जिसमें केशव पंडित की ओर से पंडित जी के जीजाजी भी शामिल हुए। वहीं सलीम भाई के यहाँ से सलीम भाई, उनका साला फारूक और उनका बड़ा बेटा उस्मान आया। दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे और उनके बीच में अपनी कुर्सी पर बैठे थे सरताज खान। उन्होंने सबको नमस्ते की और केशव पंडित से कहा, हाँ भाई पंडित जी, सुना है आपका लड़का इनकी लड़की को बहका रहा है। दुश्मनी खत्म करने का फैसला कर लिया है क्या? दुश्मनी तो जिंदगी भर रहेगी सरताज भाई। इसी की लड़की ने हमारे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, केशव पंडित ने कहा। ए केशवा, जबान खींच लेंगे तुम्हारी। मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो। सलीम गुस्से में उठ खड़ा हुआ तो केशव पंडित कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी गुस्से से कहा, क्यों? तुम्हारी बिटिया के लिए कुछ कहा तो बुरा लगवा, और हमार लोंडा तो जैसे आसमान से टपका है।
हाँ टपका होगा, तभी ऐसी हरकतें कर रहा है, फारूक ने कहा। तनातनी होते देखकर सरताज ने कहा, अरे बैठो सब, यहाँ मामला सुलझाने आए हो या खुद उलझने? देखो केशव पंडित और सलीम भाई, दोनों बच्चे बालिग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। कल को दोनों घर से भाग भाग गए तो बदनामी किसकी होगी? तुम दोनों की। इससे अच्छा है मामले को शांति से सुलझाएं और विचार विमर्श करें। मैं तो कहता हूँ समझौता कर लीजिए, इससे दोनों बच्चे भी खुश और साथ ही साथ तुम दोनों की दुश्मनी भी खत्म। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो सरताज खान? इन पंडितों के घर जाएगी हमारी लड़की, घास फूस खाएगी? कभी नहीं, सलीम भाई ने गुस्से से कहा। हाँ तो हम भी मरे नहीं जा रहे हैं तुम लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए। हमारे बेटे को हम ब्याही हैं, ऐसे कसाईयों के घर कतई नहीं, पंडित जी ने कहा। तुम्हारी मिठाई से तो लाख गुना अच्छा धंधा है हमारा। साले झूठे, शुद्ध मावा बोलकर बासी मिठाई बेचते हैं, सलीम भाई ने कहा। हाँ तो तुम भी तो चिकन मटन छी छी क्या नाम बोल दिए हम। अरे तुम लोगों जितना मक्कार तो कोई है ही नहीं, झूठे तुम्हारा खानदान, पंडित जी ने कहा। सरताज खान को एक बार फिर उठना पड़ा और उन्होंने कहा, अपनी ये मिठाई और मटन जाकर बाहर बेचो। जब मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो फिर यहाँ आए क्यों हो, मेरा वक्त बर्बाद करने? अगर ऐसे ही अपनी दुश्मनी पर अड़े रहे ना तो दोनों की घर की इज्जत चली जानी है एक दिन। और सलीम भाई की लड़की तो जाएगी, घर का लड़का आपका भी जाएगा। पंडित जी अब फैसला कर लीजिए क्या करना है। केशव पंडित और सलीम भाई, जो कि अब तक जानबूझकर दुश्मनी दिखाने का नाटक कर रहे थे, अब मुंह लटका कर बैठ गए। वे दोनों तो यही चाहते थे कि कैसे भी करके ये रिश्ता हो जाए और उन्हें आगे जाकर बदला लेने का मौका मिले। कुछ देर की चुप्पी के बाद सरताज खान ने कहा, देखो अपनी दुश्मनी के चलते तुम दोनों अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी तो यही सलाह है कि बीती बातें भूलकर दोनों रिश्तेदारी का हाथ बढ़ा लो। सरताज खान की बात सुनकर सलीम और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा। बाहर से दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मन ही मन दोनों के लड्डू फूट रहे थे। सरताज के कहने पर दोनों उठे और एक दूसरे को बेमन से गले लगा लिया। सलीम भाई के गले लगे हुए केशव ने कहा, अब आएगा दुश्मनी में मजा। हमारे बेटे से एक बार तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद बताते हैं हम क्या चीज है। उधर सलीम भाई मन ही मन कह रहे थे, अब आए हो बेटा हमारे शिकंजे में, खून के आंसू ना रुलाए ना तुमको पंडित, तो फिर कहना अपनी हर बेइज्जती का बदला लेंगे हम तुमसे। बाकी सब बस हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे और सरताज खान मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने लोगों के साथ घर चले आए। सलीम भाई जैसे ही घर आए, उनका बड़ा लड़का उन पर बरस पड़ा और कहा, ये क्या करके आए हो आप? छोटे की शादी, वो भी उस पंडित के लड़के से। अगर ऐसा हुआ ना तो सबको काट देंगे और खून की नदियां बहा देंगे हम, बता रहे हैं। इतना गर्म मत हो उस्मान, बाप है तेरे, तुझसे ज्यादा जुम्मे देखे हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से पंडित के घर दे देंगे अपनी लड़की? अरे देखते जाओ, उस पंडित और उसके लड़के को अपने पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम भी सलीम भाई नहीं है, समझे? सलीम ने कहा। हाँ लेकिन रिश्ता करने की जरूरत भी क्या थी? ऐसे भी सब हो सकता था ना, फारूक ने गुस्से से कहा। सब्र रखो फारूक, बेटी का मामला ना होता तो काट के फेंक देता सबको, लेकिन बात मोहल्ले में फैल चुकी है। दुश्मन को मारने से पहले ना उसे कुचलना जरूरी होता है, सलीम ने कहा और फिर वहां से चला गया। दूसरी ओर पंडित जी घर आए तो उनके जीजाजी उन पर बरस पड़े। हम पूछते हैं क्या जरूरत थी उन लोगों से रिश्ता जोड़ने की? जानते हो ना किस खानदान से हैं वो लोग? दुश्मनी से मन नहीं भरा जो पंडितों के घर में छुरियां चलवाना चाहते हो। अगर उस घर में शादी हुई तो हम और आपकी बहन नहीं आएंगे, समझे आप? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा तो जीजाजी गुस्सा होकर चले गए। पंडिताइन ने रोकना चाहा तो पंडित जी ने कहा, अरे जाने दो पंडिताइन, वैसे भी इन मौसा और फूफाओं के रूठे बिना शादी कहां संपन्न होती है। तो दोस्तों ये था मोहल्ला 24/7 भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मोहल्ला 24/7 मेरे साथ। बाय बाय।